विद्यार्थियों, इन द किंगडम ऑफ फूल्स, इसका हिंदी सारांश है मूर्खों का राज्य। ये 9th क्लास में एक लेसन है। ये कहानी एक मूर्खों के राज्य के बारे में कही गई है, किंगडम ऑफ फूल्स। इसके साम्राज्य में राजा और मंत्री दोनों ही मूर्ख हैं। ऐसे साम्राज्य में, ऐसे राज्य में राजा और मंत्री सब मूर्ख होते हैं। अन्य राज्यों से अलग होने के लिए वह रात को दिन और दिन को रात में बदलने का फैसला करते हैं। यानी जो काम दिन में करने चाहिए वो रात में करते हैं और रात का काम दिन में। वह लोगों को रात भर काम करने और सूर्योदय के समय सोने का आदेश देते हैं। ऐसा मूर्ख राजा था जो रात में काम करने का आदेश देता है और दिन में सोने का आदेश देता है। इस नियम का पालन नहीं करने के परिणाम स्वरूप उसे सज़ा दी जाएगी जो इस नियम को नहीं मानेगा। जैसा कि लोगों को बताया जाता है, राजा और मंत्री के लिए बहुत खुशी की बात थी कि एक दिन एक गुरु और उसका शिष्य शहर में पहुंचते हैं। एक गुरु और शिष्य आते हैं, केवल यह पाते हैं कि कोई बाहर नहीं है, जानवरों सहित सभी सो रहे हैं। एक बार शाम को आते हैं तो वे देखते हैं कि शहरवासी, जो शहर के लोग होते हैं, अपने व्यवसाय के बारे में और बढ़ रहे हैं और आगे काम कर रहे हैं। वो रात होती जा रही है लेकिन बाजार, दुकानें बंद होने का नाम नहीं कोई ले रहा है। गुरु और शिष्य एक किराने की दुकान पर जाते हैं और पाते हैं कि सब कुछ एक ही है। बड़ा आश्चर्य होता है ये देख करके। वे बहुत खुश होते हैं। सिर्फ 1 रुपए के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। सब कुछ 1 रुपए में बिक रहा है। जल्द ही गुरु को पता चलता है कि यह मूर्खों का राज्य है और उन्हें लगता है कि उनके लिए वहाँ रहना बुद्धिमानी नहीं है। शिष्य छोड़ने के लिए अनिच्छुक है। शिष्य छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि वहाँ भोजन बहुत सस्ते में है। गुरु ने उसे चेतावनी दी कि जैसा कि यह मूर्खों का एक राज्य है, वे नहीं जानते कि आगे क्या हो सकता है। जब शिष्य नहीं सुनता है तो गुरु छोड़ने का फैसला करता है, यानी गुरु वहाँ से चला जाता है। शिष्य प्रतिदिन पीछे रहता है और अपने दिल की सामग्री को, यानी जो वो खाना चाहता है, दिल में आता है वो खाता है, सब 1 रुपए में। आखिरकार वो मोटा हो जाता है, हेल्दी हो जाता है। एक दिन एक चोर, एक कहानी इसमें बताई गई है कि एक दिन एक चोर घर की दीवार में छेद करके, घर की दीवार को तोड़ करके व्यापारी के घर में घुस जाता है। चोरी करने के बाद वह उसी छेद से भागने का प्रयास भी करता है, लेकिन दीवार उस पर गिर जाती है और वह मर जाता है। चोर के भाई ने राजा से शिकायत की। उसका कहना है कि उसके भाई की मौत में व्यापारी की गलती है और बाद में परिवार के नुकसान की भरपाई के लिए उसको बुलाया जाना चाहिए। राजा ने न्याय देने का वादा किया और व्यापारी को सम्मन दिया। सम्मन यानी जो बुलावा पत्र होता है दरबार का या सरकारी बुलावा, उसे सम्मन कहते हैं। जब व्यापारी इस बात से सहमत होता है कि चोर उसके घर में घुस गया था और उस पर दीवार गिर गई थी, तो राजा ने घोषणा की कि व्यापारी को चोर की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया है। व्यापारी तब कहता है कि दोष उस व्यक्ति के साथ है, दोष मेरा नहीं है, उस व्यक्ति का दोष है जिसने दीवार को खराब तरीके से बनाया है। मर्चेंट का कहना है, मर्चेंट यानी व्यापारी कहता है कि सालों पहले दीवार बनाने वाली जो ईंट थी या जो ईंट लगाने वाला था मिस्त्री, अब एक बूढ़े आदमी बदल गया है, यानी बूढ़ा हो चुका है, उसकी गलती है। राजा ने फिर ईंटक को बुलाया जिसने उस दीवार में ईंटें लगाई, यानी जो मिस्त्री था। जब ईंट वाला मानता है कि उसने दीवार बनाई है, तो राजा ने घोषणा की कि उसे दंडित किया जाना चाहिए। ईंट लगाने वाले का कहना है कि वह जानता है कि दीवार ठीक से नहीं बनाई गई थी, लेकिन यह उसकी गलती नहीं थी। उस समय वह एक सुंदर नृत्य करने वाली लड़की से विचलित हो गया था। जब वो बना रहा था तो पास की सड़क पर ऊपर और नीचे घूम रही थी, उसके साथ पूरे दिन झूमता रहा। वह कहता है कि यह वो लड़की है जिसे दोष देना है। उसका दोष है कि वह क्यों घूमती रही और घूमती रही, नाचती रही, इसलिए हम उसकी तरफ देखते रहे।
और दीवार गलत बन गई। राजा नाचने वाली लड़की को बुलाने के लिए सहमत हो जाता है। नाचने वाली लड़की, जो अब बूढ़ी हो गई है, डर के मारे कांपती हुई अदालत में आती है। राजा उससे पूछता है कि क्या वह वर्षों पहले इस सड़क पर नाच रही थी, जब यह आदमी ईंट की दीवार खड़ी कर रहा था। जब वह स्वीकार करती है, ये सारी बात वो स्वीकार करती है, तो राजा ने उस पर चोर की हत्या का आरोप लगाया। महिला याद करती है कि उस दिन सड़क के नीचे नीचे घूम रही थी, क्योंकि उसने आलसी सुनार को कुछ सोना दिया था जो काम में देरी कर रहा था। जैसे उसे अपने गहने लेने के लिए कई बार अपने घर तक चलना पड़ा। इस प्रकार वह कहती है, गलती सुनार के साथ है। कहा, गलती तो सुनार ने की है। उसने जितनी देरी की, वह उतनी देर नाचती रही। राजा अब सुनार को बुलाता है। सुनार बदले में अपनी कहानी बताने के लिए है। वह कहता है कि उसने नाचने वाली लड़की को बहुत सारे बहाने दिए, क्योंकि वह एक अमीर व्यापारी के आदेश पर काम करने में व्यस्त थी। व्यापारी ने शादी की थी, वह बहुत अधीर था। आगे की पूछताछ में यह पता चला कि जिस व्यापारी ने सुनार की बात की थी, वही व्यापारी है। उसी की दीवार गिरी है, जिसकी दीवार चोर पर गिर गई थी। व्यापारी को फिर से तलब किया जाता है, बुलाया जाता है। वह दावा करता है कि वह निर्दोष है, क्योंकि यह उसके दिवंगत पिता थे, जिन्होंने आभूषण का ऑर्डर दिया था। अपने मंत्री से परामर्श करने के बाद राजा ने घोषणा की कि वास्तविक अपराधी मर चुका है, इसलिए किसी को उसके स्थान पर दंडित किया जाना चाहिए। जैसा कि उनके बेटे को अपने पिता से विरासत में धन मिला है, वैसे ही उन्हें अपने पिता के पाप भी विरासत में मिले हैं। इस प्रकार उसे मरना होगा। राजा अपने सेवकों को व्यापारी के निष्पादन के लिए एक नई हिस्सेदारी बनाने का आदेश देता है, फांसी देने के लिए व्यवस्था करता है, जबकि नौकरों की हिस्सेदारी तेज होती है। यह मंत्री होता है कि व्यापारी इस तरह निष्पादित होने के लिए बहुत पतला है। राजा भी चिंतित है। वह एक सरल समाधान पर फैसला करते हैं। नए एक आदमी को वसा फिट करने के लिए पर्याप्त खोजना होगा। कहते हैं, कोई मोटा ताज़ा आदमी ढूंढा जाए। वह तुरंत ऐसे आदमी की तलाश के लिए नौकर भेजते हैं। नौकर पाते हैं कि मोटा चेला मापदंड पर खरा उतरता है। उसके लिए तो मोटा आदमी चाहिए था। जो उसका चेला, जो गुरु का था, वो बहुत खा पी कर मोटा हो गया था। जैसे ही वह उसे फांसी की जगह पर ले जाते हैं, जैसे अपने गुरु की चेतावनी को याद करता है। वह चुपचाप अपने गुरु से प्रार्थना करता है, उम्मीद करता है कि वह जहाँ भी है उसकी प्रार्थना सुनते हैं। गुरु के पास जादुई शक्तियाँ हैं और वह भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने में सक्षम है। वह सब कुछ एक दृष्टि से देखते हैं और अपने शिष्य के जीवन को बचाने के लिए आते हैं। गुरु शिष्य को कुछ फुसफुसाता है, कुछ कानों में कहता है और फिर राजा से मिलने जाता है। वह राजा से यह बताने के लिए कहता है कि गुरु और शिष्य के बीच कौन समझदार है। राजा जवाब देता है कि गुरु समझदार होता है। गुरु तो पहले मृत्यु में डाल देने को कहता है, तो गुरु पहले फांसी पर चढ़ना चाहते हैं। उसके शिष्य को उनके बाद दांव पर मार दिया जाना चाहिए। यह सुनकर शिष्य चाल को समझता है और मरने वाले पहले व्यक्ति होने की मांग करता है। गुरु और शिष्य झगड़ने लगते हैं। राजा हैरान हो जाता है और गुरु से पूछता है कि वह क्यों मरना चाहता है। गुरु कहता है कि वह इस सवाल का जवाब देगा कि क्या राजा ने उसे पहले मारने का वादा किया था। जब राजा सहमत होते हैं तो गुरु उनसे कहते हैं कि वह मरना चाहते हैं, क्योंकि वह कभी भी इस तरह के राज्य में नहीं गए और न ही ऐसे राजा को देखा था। वह कहते हैं कि जो भी पहले नई हिस्सेदारी पर मरता है, वह इस राज्य के राजा के रूप में पुनर्जन्म लेगा, और जो दूसरा मारा जाता है, वह मंत्री के रूप में जन्म लेगा। राजा परेशान है, क्योंकि वह अगले जन्म में भी अपना राज्य नहीं खोना चाहता है। इसलिए वह निष्पादन को स्थगित कर देता है और अपने मंत्री को परामर्श देता है। वे खुद दांव पर जाने का फैसला करते हैं, ताकि उन्हें राजा और मंत्री के रूप में पुनर्जन्म दिया जा सके। राजा जल्लादों को बताता है कि रात में अपराधियों को उनके पास भेजा जाएगा। उन्हें पहले आने वाले व्यक्ति को पहले अंजाम देना चाहिए और फिर दूसरे आदमी को। उस रात राजा और मंत्री चुपके से जेल में जाते हैं और गुरु
और शिष्य को छोड़ देते हैं, वह फिर खुद को गुरु और शिष्य के रूप में प्रछन्न करते हैं। गुरु शिष्य का रूप धारण करते हैं, फिर उन्हें दांव पर लगाया जाता है, यानी फांसी पर चढ़ाया जाता है और निष्पादित किया जाता है। जब शवों को कौवे और गिद्धों के पास ले जाया जाता है तो लोग शव को राजा और मंत्री के रूप में पहचानते हैं, जान जाते हैं कि ये तो राजा और मंत्री हैं। पूरी रात लोग शोक मनाते हैं और राज्य के भविष्य पर चर्चा करते हैं। जिस तरह गुरु और शिष्य शहर छोड़ने वाले होते हैं, कुछ लोग उन्हें ढूंढते हैं और उनसे अपने नए राजा और उनके मंत्री बनने की भीख मांगते हैं। दोनों राज्य को चलाने के लिए सहमत हैं, लेकिन इस शर्त पर कि वे सभी पुराने कानूनों को बदल देंगे। तब से दिन दिन बन जाता है और रात रात बन जाती है। एक डड्डू के लिए कुछ भी उपलब्ध नहीं है, यानी 1 रुपये में कोई चीज़ उपलब्ध नहीं होगी। राज्य किसी अन्य स्थान की तरह हो जाता है। इसके लेखक कृष्ण स्वामी रामानुजन एक दिव्यभाषी लेखक थे, जिन्होंने अंग्रेजी और कन्नड़ में लिखा था। 1929 में रामानुजम मैसूर में जन्मे थे। उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से स्नातक किया। उन्हें फुल ब्राइट स्कॉलरशिप से सम्मानित भी किया गया था।